my dear students, I'm here to discuss worksheet number 35 of class 10th. So बच्चों यहाँ पे हम वर्कशीट 35 डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं और ये वर्कशीट 24 ऑफ सितंबर 2020 की वर्कशीट है जिसे हम बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ेंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो देखिए जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कैसे आपको रिप्रेजेंट करने हैं, आंसर्स कैसे लिखने हैं, एग्जाम में आपको कौन सा आंसर कैसे लिखना चाहिए, मतलब कौन सा आंसर पैरा में लिखना चाहिए, कौन सा टू द पॉइंट लिखना चाहिए और कौन सा बुलेट पॉइंट्स में लिखना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स भी मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन वीडियो के एंड में बताऊंगी सॉल्यूशन के साथ साथ। तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी ऑन द वीडियो साथ साथ चलेगी। सो देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद जो हिस्ट्री का, इतिहास का चैप्टर चल रहा था उसमें आज हम थोड़ा सा चैप्टर के एंड की तरफ जा रहे हैं। हमने फ्रांस की क्रांति देख ली, नेपोलियन देख लिया, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो राष्ट्रवाद को दबाने की कोशिश की गई थी, अंतिम रूप में राष्ट्रवाद किस तरीके से ऊपर उठता है और किस तरीके से यूरोप के अलग अलग देश स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया चली है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम ब्रिटेन के बारे में आज जानने वाले हैं, यूनान के बारे में जानने वाले हैं, बाल्कन के बारे में जानने वाले हैं। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन आप लोग जानते होंगे, ब्रिटेन ये वही ब्रिटेन है जिसने भारत में 200 साल तक अपना राज्य स्थापित किया था या फिर भारत को अपना उपनिवेश बना के रखा था। तो ब्रिटेन में क्या हालात थे और ब्रिटेन किस तरीके से एक राजतंत्र बनता, राजतंत्र से निकलकर लोकतंत्र बनता है, पूरी प्रक्रिया को हम जानेंगे। सबसे पहले आपको वही दिखाया गया है कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, ब्रिटेन में मतलब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपती है उसको आपको कुछ चरणों में दिखाया गया है। देखिए, राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल, राष्ट्रवाद किसी, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं एवं लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। यानी ब्रिटेन में राष्ट्रवाद या किसी स्वतंत्रता के लिए कोई खून बहाई नहीं हुई, मतलब कोई लड़ाई नहीं हुई, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन में कोई रक्त क्रांति नहीं हुई। जैसे आप भारत में देखते हो और भी यूरोप के देशों में देखते हो कि जहाँ पे आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, बहुत लोगों ने जान दी, तो ऐसा ब्रिटेन में नहीं हुआ। ब्रिटेन में क्रांति नहीं हुई, बल्कि ब्रिटेन में इतना लंबा प्रोसेस चला कि उस प्रोसेस से धीरे धीरे बदलाव आए और उस बदलाव के चलते धीरे धीरे वहाँ राजतंत्र से निकलकर लोकतंत्र स्थापित होता है। नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था, मतलब ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था, एक लोकतंत्र राज्य भी नहीं हुआ करता था। फिर यहाँ पे कैसे प्रक्रिया होती है, आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ कर दिया। जो ये राष्ट्र था, धीरे धीरे उस वक्त क्या चल रहा था, उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि जो पावरफुल था, जो ज़्यादा शक्तिशाली था, वो अपने आसपास के जो राज्य हुआ करते थे या राष्ट्र कह सकते हैं, उस पर अधिकार कर लेता है और देश की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। जैसे आज के टाइम में हम मैप बनाते हैं, ये भारत की सीमा है, ये इसकी सीमा है, तो सीमा में भी बदलाव हुआ करते थे और जो शक्तिशाली होता था वो उस पर नियंत्रण कर लेता था। 1688 ने संसद ने राजतंत्र की शक्तियों को ले लिया। तो ब्रिटेन में आप जानते हैं, ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था थी, संसद हुआ करती थी। तो संसद ने जो राजा की पावर्स थी, राजा तो ब्रिटेन में होते थे, लेकिन जो राजा की पावर्स थी उन्हें कम करके संसद के हाथ में दे दी। ठीक है, तो धीरे धीरे और संसद का जो ये व्यवस्था शुरू हुई है भारत में, ये भी हमने ब्रिटेन से प्रभावित होकर ही लिया था, क्योंकि भारत में भी आप जानते हैं कि अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून बनाए थे, तो उसमें से संसद
भी तभी से हमारे यहाँ भी चली आ रही है। तो संसद ने क्या किया, राजतंत्र की शक्तियों को कम कर दिया या फिर राजतंत्र की शक्तियों को संसद को दे दी। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें तो देखिए आप 1707 की अगर मैं बात करूं तो 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। मतलब जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन को स्वरूप आप 1707 में देखेंगे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, तो यहाँ पे स्कॉटलैंड को मिलाकर किसको किसको, स्कॉटलैंड और यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड और यूनाइटेड किंगडम को पूरे को पार्ट को मिलाकर एक नाम दिया जाता है और उसको क्या कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, यूके नाम दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में कई राष्ट्रों को शामिल किया जाता है, देशों को शामिल किया जाता है और इसको नाम देते हैं यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद क्या होता है कि पहले तो ये ऐसे ही शामिल करते हैं, फिर क्या होता है कि जो नहीं मानता उसको युद्ध करके शामिल करेंगे। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। मतलब आयरलैंड पहले शामिल नहीं किया गया था, फिर आयरलैंड को युद्ध, और युद्ध में जो हार जाएगा उसको भी शामिल कर लिया जाएगा। तो आयरलैंड के साथ युद्ध और आयरलैंड को भी शामिल कर लिया जाता है यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप यूके कहते हैं। इसके बाद नए ब्रिटेन, नया ब्रिटेन जो बनता है ये पूरा कई राष्ट्रों से मिलाकर बनता है, और जो नया ब्रिटेन बनता है वहाँ पे कुछ राष्ट्र चिन्ह, आपको पता है कि जब एक नया स्वरूप दिया जाता है या स्वतंत्र किया जाता है तो कुछ नई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो नए चिन्हों का बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया या प्रचार किया गया, जैसे यहाँ का फ्लैग, ठीक है, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान, इस तरीके की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो ये क्या है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। ब्रिटेन में ऐसा नहीं हुआ कि क्रांतिकारी आए लड़ाई कर रहे हैं, ये सब नहीं हुआ, लेकिन ब्रिटेन में धीरे धीरे करके ही लोगों ने राष्ट्रवाद को समझा। जब उनने यूरोप के बाकी देशों में देखा कि भाई देखिए ये इटली है, इटली ने अपने आप को यूनाइट कर कर एक शक्तिशाली पावर बन गया। जर्मनी, यूरोप के और जगह पे क्या हो रहा है, राष्ट्रवाद पनप रहा है, लोग अपने आप को स्वतंत्र कर रहे हैं और ज़्यादा शक्ति को अपने आप को शक्तिशाली बना रहे हैं। तो ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन में राजतंत्र थी, संसद था, तो ब्रिटेन भी पावरफुल होना चाहता था। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि धीरे धीरे बदलाव किए कि भाई सारी पावर जो हम राजा को देके बैठे हैं उसको ख़त्म करिए, यहाँ पे जनता के लिए पावर्स बनाइए और संसद को पावर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा डेमोक्रेसी लाइए। इस तरीके की चीज़ों को धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बदलाव किए गए और यहाँ पे राष्ट्रवाद इस तरीके से पनपता है। तो ये पूरी ब्रिटेन की प्रक्रिया थी। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद, अगर यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष, अगर मैं बात करूँ यूनान की, तो यूनान क्या था और यूनान में किस तरीके से स्वतंत्रता संघर्ष हुआ उसको देख लेते हैं। यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष, यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, ऑटोमन साम्राज्य का ही एक पार्ट था यूनान 15वीं शताब्दी से। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित कर दिया। 1789 तो आपको इस तरीके से याद होना चाहिए जैसे अपनी बर्थडे डेट याद होती है, क्योंकि 1789 बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम था यूरोप में, क्योंकि इसी टाइम में फ्रांस की क्रांति हुई थी और फ्रांस की क्रांति ने बहुत सारे लोगों को हिला दिया था, राजतंत्र पे भी काफ़ी प्रभाव डाला था और इससे लोगों में बहुत सारा उत्साह भी उत्पन्न हुआ था। तो इसी से प्रभावित होकर यूनान के लोगों में भी स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न होती है और अपने आप को आज़ाद करने के लिए, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए एक उत्साह पैदा होता है यूनान में। 1821 से यहाँ पे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हो जाते हैं। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिलता है। तो मतलब यूनान के लोग तो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, बाकी यूरोप में जो वेस्ट साइड के यानी पश्चिमी यूरोप के लोग थे वो भी यूनान को सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ स्वतंत्रता होनी चाहिए।
विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे उस समय जो कलाकार थे, चाहे आप राइटर कह लो, कवि कह लो, चित्रकार कह लो, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लोगों को जागृत करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, अपने लेख के लिख के, कहानी लिख के, कविता लिख के, कुछ चित्र बना के अपने देश को एक स्वतंत्रता माता के रूप में दिखा के, पिता के रूप में दिखा के, अपने आप को आज़ादी का झंडा हाथ में लेके दिखाते। इस तरीके से लोगों में एकजुट होने की भावनाओं को भी एकत्र करने में जो हमारे कवि थे, कलाकार थे, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों के कवि लॉर्ड बायरन धनराशि एकत्र किए और युद्ध में भी भाग लिए। एक कवि हैं जिनको आप गूगल करके सर्च भी कर सकते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कवि हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है? लॉर्ड बायरन। उस टाइम के बहुत अच्छे कवि हुआ करते थे यूनान के, और इन्होंने क्या किया था, ये बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे। अगर आप सर्च करेंगे तो इनकी बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, ये बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे। इन्होंने युद्ध के लिए धन एकत्र किया, स्वतंत्रता के लिए, और जब ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने युद्ध में भी भाग लिया। और वहाँ पे फिर इसके बाद इनकी 1824 में बुखार से मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जो हमारे ये कवि थे या कलाकार थे। और 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि के बाद यूनान को क्या मिलता है? यूनान को स्वतंत्रता हासिल होती है और यूनान स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो आज आपको बायरन के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो बायरन है, ये कवि बायरन है, इनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, बाल्कन समस्या। अब ये बाल्कन समस्या क्या है? तो बाल्कन क्या है? बाल्कन अलग अलग 7-8 जो राष्ट्र कह सकते हैं, इनसे मिलकर बना हुआ था बाल्कन। बाल्कन इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। यहाँ पे अलग अलग देश थे, और ये समुद्र से घिरा होने के कारण चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोप की जो बड़ी शक्तियाँ थी वो इसको अपने कब्जे में लेना चाहती थी। बाल्कन को क्यों लेना चाहती थी अपने कब्जे में? देखिए भाई, जो समुद्र के साथ जुड़े होते हैं वहाँ पे व्यापार करना आसान होता है, एक देश से दूसरे देश से सामान ले जाना लाना। उस टाइम पे तो ये जहाज का इतना सिस्टम था नहीं, पानी वाली जहाज से ही आना जाना था। तो जिसकी पानी की पावर ज़्यादा होती थी और समुद्र से लगे देशों पर जिसका नियंत्रण होता था वो शक्तिशाली होता था। भारत पे भी तो लोग इसीलिए आए थे क्योंकि हमारा भारत देखिए यहाँ पे पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो यही था बाल्कन के साथ। तो बाल्कन पर जो उस वक्त यूरोप की महाशक्तियां थी वो अपना नियंत्रण चाहती थी, लेकिन जब एक शक्ति नियंत्रण चाहे तो वो कर लेगी, लेकिन जब 2 बड़ी शक्तियां आपस में चाहेंगी कि हम भी इसे अपने कब्जे में कर लें, हम भी कर लें, तो क्या होता है? तब होता है बेटा युद्ध। और उस वक्त तीसरी चीज क्या हो गई कि वहां के लोगों ने बोला भैया हम पे कोई राज नहीं करेगा, हम तो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हम चाहते हैं आज़ादी, हम होंगे स्वतंत्र। अब ये 3 तरह की विचारधारा जब एक जगह टकराएंगी तो देखिए क्या होता है। बाल्कन भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। अगर हम बोलें तो ये बहुत सारी यहाँ पे वैरायटी पाई जाती थी बाल्कन में, चाहे आप भौगोलिक दृष्टि से बोलें। और आधुनिक समय में देश की बात करूँ तो रोमानिया, बल्गारिया, अल्मेनिया और मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया, ये जो कंट्रीज़ हैं ये सारे शामिल थे आपके बाल्कन में। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्हें स्लाव कहा जाता था। स्लाव यहाँ के जनता को कहा जाता था। तो जो स्लाव कहा जाता था, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। तो जी भाई, ये भी क्या था? ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति में काफ़ी विस्फोटक हुई। मतलब जैसे ही यहाँ पे रोमानी राष्ट्रवाद की जो भावना थी यहाँ
पे आई वैसे ही यहाँ पे एक विस्फोटक स्थिति हो गई। क्यों? वही जो मैंने कहा, लोग अपने आप को आज़ाद करना चाहते थे और दूसरी जो यूरोप की महाशक्ति थी वो चाहती थी कि भैया इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया जाए। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रवादियां उसके चुंगल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। अब धीरे धीरे वहां पे जो राष्ट्र थे वो अपने आप को आज़ाद करने लगे और खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की घोषणा करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। जैसे जैसे यहाँ पे अब ये लगा जो साम्राज्य था कि भाई यहाँ से तो सब लोग आज़ाद हो जाएंगे और अगर सब आज़ाद होके निकल गए तो ऑटोमन साम्राज्य के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे स्थिति और गंभीर हो गई। स्वतंत्रता की परिभाषा, लोग अब स्वतंत्रता की डेफिनेशन करने लगे कि भाई हमारे लिए क्या स्वतंत्रता है, जनता के लिए क्या स्वतंत्रता है, ये तय करने लगे। बाल्कन क्षेत्र में जो स्थिति थी वो और ज़्यादा गहरी होने लगी और ज़्यादा टकराव भरी होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा था, यानी कंपटीशन था। सब लोग चाहते थे कि हम इस बाल्कन क्षेत्र को अपने अधीन ले लें और बाल्कन क्षेत्र इसके पार्ट खुद को अपने आप को अलग करते जा रहे थे और स्वतंत्र होते जा रहे थे। और इससे क्या होता है, जिससे यह समस्या गहराती गई, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध होता है। मतलब ये स्थिति इतनी ज़्यादा उभर जाती है कि आपस में ये शक्तियाँ, पहले तो ये लोग आपस में आज़ाद कर रहे थे, लोगों में इतनी ज़्यादा दुर्भावना आने लगती है, ईर्ष्या की भावना आने लगती है, टकराव होने लगते हैं कि यहाँ के लोग आपस में भी लड़ रहे हैं, महाशक्ति इनको पाने के लिए आपस में लड़ रही हैं। तो इतना ज़्यादा स्थिति खराब होती है कि ये जन्म लेता है प्रथम विश्व युद्ध का। और प्रथम विश्व युद्ध आप जानते हैं, दो तरफ से देश पार्ट ले रहे थे, एक तरफ पे एक महाशक्ति थी और दूसरी तरफ में दूसरी महाशक्ति वाले देश थे। ठीक है, भारत ने डायरेक्ट पार्ट नहीं लिया था क्योंकि ब्रिटेन जो था, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, भारत के उसके अधीन काम कर रहा था। तो भारत में इनडायरेक्ट वे में भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था कि हमें भी आज़ादी मिलेगी ब्रिटेन वालों से। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य थे बाल्कन और यूनान के बारे में। आप देख लेते हैं आपको प्रश्न क्या दिए गए हैं। आपको आज 4 प्रश्न दिए गए हैं कि यदि आप कवि लॉर्ड बायरन की जगह होते तो किस तरह स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान देते। मैंने कहा था कि बायरन के बारे में आप पढ़िए, ये एक कवि हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप क्या करते। आप अपने आप को 200, 400, 500 साल पीछे ले जाओ और अपने आप को सोचो कि अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप क्या करते लड़ाई के लिए, आज़ाद करवाने के लिए अपने देश को। ब्रिटेन का राष्ट्रवाद, ये पूछा है कि जो ब्रिटेन का राष्ट्रवाद है वो उथल पुथल क्रांति का नहीं बल्कि एक लंबी चली प्रक्रिया का परिणाम है। इस तथ्य की पुष्टि कीजिए। थर्ड प्रश्न में पूछा है कि बाल्कन राज्यों की स्थिति, जो यहाँ हमने बाल्कन राज्यों के बारे में पढ़ा, इसके ऊपर एक नोट लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष और बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरित किया। यानी फ्रांस की क्रांति के बाद किस तरह से यूनान और बाल्कन भी स्वतंत्रता के लिए प्रेरित होते हैं। चलिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, यदि आप कवि लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते। यहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपने आप को कवि लॉर्ड बायरन की जगह पे रखिए और बताइए कि आप यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते, तो आपको पहले कैसे लिखना है, आप अपने आप को थोड़ा इमेजिन करो कि आप एक कवि हैं और आप यूनान के स्वतंत्रता के लिए क्या करते। तो आप
आप लिखेंगे लॉर्ड बायरन एक अंग्रेजी कवि थे जिन्होंने यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि मैं लॉर्ड बायरन की जगह होती, अगर आप लड़के हैं ठीक है तो होता, और लड़की है तो होती, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स दोनों हैं। तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्न प्रकार से अपना योगदान देता या देती। लाइक अगर आप राहुल हैं, अभिषेक हैं तो देता, प्रिया है, खुशी है, प्रीति है तो देती। नंबर 1, इसके बाद आंसर आपको पॉइंट्स में लिखना है। इस तरीके के आंसर को आप पॉइंट में लिखोगे। नंबर 1, मैं अपनी कविताओं के माध्यम से यूनान के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का प्रयास करता या करती। मतलब अपनी कविताओं से, आपको पता है कि कविता और जो कहानी होती हैं वो लोगों के दिलों पर छाप छोड़ती हैं, तो ऐसी कविताएं लिखते जिससे लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना, देशभक्ति की भावना जागृत हो। नंबर 2, स्वतंत्रता एवं जनतंत्र के महत्व को अपनी कविता तथा चित्रकारी के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता या करती। लोगों में जनतंत्र यानी लोकतंत्र, जनता का तंत्र का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, उस टाइम तो लोग जानते नहीं थे, उस टाइम तो लोकतंत्र होता नहीं था, तो इसका महत्व क्या है, इसको अपनी कविताओं या चित्रकारी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती, जिससे लोगों को समझ आता कि हाँ आज़ादी क्या होती है और लोकतंत्र क्या होता है। इस चीज को अपनी कविताओं से और पेंटिंग से पहुंचाने का प्रयास करती या करता। नंबर 3, मैं भी लॉर्ड बायरन की भांति धनराशि इकट्ठा करके लोगों की सहायता करने का प्रयास करता या करती। और मैं क्या करती, संगठन बनाकर या किसी भी तरीके से धन इकट्ठा करते जैसे बायरन ने किया था और उससे लोगों की सहायता करने का प्रयास करते, या फिर युद्ध में जो खर्चा लगता उसके लिए देते। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर मैं देश के हित के लिए युद्ध में भाग भी लेता या लेती और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को भी इसके लिए प्रेरित करती। और अगर ज़रूरत पड़ती तो भले हम कवि थे लेकिन ज़रूरत पड़ती तो हम युद्ध में भी भाग लेते अपने देश को आज़ाद करने के लिए, और उसके लिए जो बाकी हमारे जैसे लोग थे, भाई बंधु थे जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनको भी प्रेरित करते कि आप भी युद्ध में भाग लीजिए। तो हम इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और भी आपके मन में कोई पॉइंट हो तो ऐड कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट फर्स्ट आंसर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। विवेचना कीजिए, इसको स्पष्ट कीजिए कि ब्रिटेन में किसी क्रांति से राष्ट्रवाद नहीं आया, एक लंबी प्रक्रिया है। तो कैसे लिखेंगे, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हुआ, यह प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से घटित हुई। पहले आपको इस तरीके से लिखना होता है, फिर लिखना होता है निम्नलिखित, इसके बाद इसको पॉइंट्स में लिखिए। मैं आंसर आपको वैसे करवाती हूँ जैसे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में या एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए आपको तैयार करती हूँ कि आप एज इट इज आंसर लिखें और उसको आप रिप्रेजेंट कर पाएं इन द एग्जामिनेशन। सो 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था, जबकि ब्रितानी द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटिश, आयरिश पहचान वाली नृजातियां समूह रहते थे जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपराएं थी। तो जो ये ब्रिटेन था इसको ब्रितानी द्वीप कहा जाता था, जहाँ पे स्कॉटिश भी थे, आयरिश भी थे, वेल्स भी थे और अंग्रेज भी थे, और सबकी अलग अलग परंपराएं थी। ठीक है, बाद में सारे यूनाइटेड होकर ब्रिटेन बनाते हैं। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। तो जो आंग्ल राष्ट्र था धीरे धीरे क्या हुआ, इसने और शक्तियों पर और राष्ट्रों को अपने द्वीप में मिलाना शुरू कर दिया। इसके बाद पॉइंट थर्ड है,
1688 में एक लंबे संघर्ष के माध्यम से राजतंत्र की समस्त शक्ति संसद के अधीन आ गई और एक राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसका केंद्र इंग्लैंड बना। और इसके बाद क्या होता है कि संसद को पावर मिल जाती है और जो राजतंत्र की शक्तियां थी वो भी संसद को दे दी जाती हैं और एक राष्ट्र बनाया जाता है और राष्ट्र का केंद्र क्या होता है, इंग्लैंड। इसके बाद इसी में आगे पॉइंट लिखेंगे, 1707 में इंग्लैंड में एक स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया जाता है। तो 1707 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनाया जाता है। इसी के माध्यम से स्कॉटलैंड पर अब किसका कब्जा हो जाता है, इंग्लैंड का प्रभुत्व हो जाता है। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया जाता है। तो बलपूर्वक आयरलैंड को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। यहाँ पे एक मैं लिखेंगे, मैं पे एक मात्रा होगी, ठीक है, यहाँ पे डबल मात्रा है तो एक मात्रा करेंगे, ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह पे। इसके बाद क्या है, नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया जिसमें ब्रिटेन का झंडा और उसका राष्ट्रगान। तो ये आपका कंप्लीट सेकेंड आंसर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे पॉइंट आपको मेंशन करने पड़ेंगे, इसलिए आप पॉइंट 1, 2, 3, 4 अगर डाल के लिखेंगे तो आपको याद करना आसान होगा। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि बाल्कन राज्यों की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। बाल्कन राज्यों की क्या स्थिति थी वो बताइए। तो आप पहले बताएंगे कि यहाँ पे आप पॉइंट में नहीं, यहाँ पे आपको आंसर पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक नोट या निबंध अगर बोलते हैं या नोट बोलते हैं तब आपको पैरा लिखना पड़ता है। बाल्कन भौगोलिक तथा नृजातीय रूप से विविधताओं का क्षेत्र था जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लाविया और सर्बिया आदि शामिल थे। तो बाल्कन कैसा देश था, बाल्कन ऐसा द्वीप था जहां बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती थी और ये सारे जो आधुनिक देश हैं उसमें शामिल थे। इस क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। एक के बाद एक यूरोपीय राष्ट्र के चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने की जबरदस्त प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन चल रहा था और इसके फलस्वरूप समस्या गहराती चली गई और जिसका परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुआ। तो ये बाल्कन की आपने पूरी कहानी बता दी कि जो बाल्कन है वो बहुत विविधताओं वाला राज था। ये देश इसके अंतर्गत आते हैं, किस तरीके से यहाँ पे लड़ाई शुरू होती है और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जिसका परिणाम प्रथम विश्व युद्ध होता है। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके के प्रश्न को, जैसे लास्ट वर्कशीट में निबंध लिखना था तो आपको पैरा लिखना होता है और 2 लाइन का आंसर बेटा लिखना छोड़ दो। अगर आप 2 लाइन का अभी भी सोचते हो कि 2 लाइन का ही आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सोशल स्टडी की मार्किंग क्या होती है या आप किसी टीचर से पूछिए, आपको पता चल जाएगा। और हमारे यहाँ आपको सारे प्रोफेशनल टीचर पढ़ाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार मार्किंग का बताती हूँ। देखिए 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। अब ये पूछ रहे हैं कि 1789 आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसके बाद इसका असर क्या हुआ यूनान पे या बाल्कन पे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में के संग निम्न प्रकार से प्रेरित किया। इनको अलग अलग तरीके से प्रेरित किया, फिर पॉइंट्स लिख दीजिए। नंबर 1, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। लोगों में ये लगा कि अगर भाई हमारा पड़ोसी स्वतंत्र हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं, हमें भी प्रयास करना होगा, हाथ पैर मारने होंगे। 1821 में यूनान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ होता है।
अगर मैं बाल्कन की बात करूं तो यूरोप के अन्य देशों से प्रभावित होकर बाल्कन को भी स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए जाने लगे तथा कई बाल्कन राज्य स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। धीरे धीरे उनने प्रयास किया और खुद को स्वतंत्र घोषित करना प्रारंभ कर दिया और बाल्कन में कई राष्ट्र आते थे। विभिन्न बाल्कन राज्यों द्वारा स्वतंत्रता हासिल करने की कोशिश में उस राज्य में टकराव काफ़ी बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ और जिसके बाद बहुत सारे राष्ट्र आज़ाद भी होते हैं, भले कोई लंबी लड़ाई करके और कोई छोटी लड़ाई करके। तो ये आपका कंप्लीट फोर्थ आंसर है और ये जो चैप्टर है ये विश्व इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलकर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे, बैंकिंग, तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं। आप बोलेंगे कि हम कॉमर्स ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, हिस्ट्री क्या काम करनी है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में जानना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, इस तरह के वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको याद नहीं होगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अभी बहुत अच्छे से पढ़िए।